नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। आज दोस्तों हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाले मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसे हल करते हैं। पहला सवाल है, 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 28 वर्ष है और विकेट कीपर उससे 4 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए तो बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है, तो टीम की औसत आयु क्या होगी? आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। माना टीम की औसत आयु x वर्ष है, तो प्रश्न से 11x यानी 11 खिलाड़ियों की है तो 11x हो गई, माइनस 28 वर्ष ये कप्तान की आयु है और माइनस 4 वर्ष विकेट कीपर की बड़ी है, तो ये घटा देते हैं। तो ये बराबर के हो जाएगा 9 यानी 9 खिलाड़ी बचे और x माइनस 2 यानी x औसत है, 2 खिलाड़ियों का औसत घट गया। ये दोस्तों बराबर के हो जाता है, तो इसको हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 11x माइनस 60 बराबर 9x माइनस 18। x एक जगह करेंगे और ये 60 और 18 उधर एक तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, 11x से 9x गए, 2x बराबर 60 माइनस 18, तो x बराबर हो जाएगा 42/2। ये 21 आ जाएगा आपका, x बराबर 21 के आ जाएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। राज ने 35% की छूट पर एक कुर्सी खरीदी। यदि राज को कोई छूट नहीं मिलती तो राज को 238 रुपये और देने पड़ते। राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया? दोस्तों 35% की छूट है, ये बराबर के है 238 के, क्योंकि 238 रुपये अगर 35% की छूट ना मिलती तो उसे और देने पड़ते, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। तो 35% है बराबर 238 के, इसलिए 1 के, और इसलिए 100% के। तो ये हो जाएगा 100% निकालने के लिए हो जाएगा 238 अपॉन 35 इंटू 100 को हल करेंगे तो ये 680 आ जाएगा। तो 680 से 238 रुपये की उसको छूट मिली है, घटा देंगे तो ये 442 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसमें मान के करते हैं, तो तीसरी संख्या को हम अगर 100 मान लें, पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या अगर निकालनी हो तो 100 में 25% अधिक है तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगी। और तीसरी संख्या को जब निकालेंगे तो ये 50% अधिक है तो 50 जोड़ देंगे तो ये 150 हो जाएगी। ये हमारी तीसरी संख्या होगी। तो बताना है दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात जब बताना है तो इसको अब हल कर लेते हैं। तो पहली संख्या हमारी 125 आई है और दूसरी संख्या 150 आई है, तो इसको हल कर लेते हैं। ये 25 पंचे और ये 25 छक्का, तो यही दोस्तों हमारा अनुपात हो जाएगा 5:6। ये दोस्तों हमारा अनुपात हो जाएगा और ये हमारे डी ऑप्शन में दिया हुआ है।
तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगला सवाल करते हैं। एक परिवार में 2 दादा दादी, 3 माता पिता और 4 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 65 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष है और पोते पोतियों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु क्या होगी? तो परिवार की औसत आयु निकालते हैं दोस्तों। 2 दादा दादी हैं तो 2 और इनकी औसत आयु है 65 वर्ष, तो इनको 65 से गुणा कर देते हैं। उसके बाद माता पिता हैं, 3 है माता पिता और इनकी औसत आयु है 32 वर्ष, तो इसको 3 से गुणा कर देते हैं। और आगे कह रहा है 4 पोते पोतियां हैं जिनकी औसत आयु 8 है, तो इसमें यहाँ नीचे लिख लेते हैं 4 पोते पोतियां हैं जिनकी औसत आयु 8 वर्ष है। तो सब सदस्य कितने हो गए? 2 3 5 4 9, इनको 9 से भाग कर देंगे। जब जोड़े घटाएंगे तो ये आ जाएगा 130, 65 दूना 130 प्लस 32 दूना 32 तियाँ 96 और 8 चौके 32 और नीचे 9 हो गया। अब इनको हल करेंगे, इनको जब सब जोड़ेंगे तो 258 आ जाएगा और बटे 9, और इसको 9 बार में जब हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28 सही 2/3। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, 28 सही 2/3। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 45, दोस्तों यहाँ 45 नहीं 47 है, इसको सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है, यहाँ पे 47 है। 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष समान रहे। यहाँ पर भी दोस्तों शेष कर लीजिएगा, अच्छा नहीं शेष होगा। तो अब दोस्तों इसमें करना क्या है, इन संख्याओं को आपस में घटाते हैं, यानी 95 को हम 95 से 47 को घटा लेते हैं, 1 नंबर, और उसके बाद 187 से 95 को घटा देते हैं, और उसके बाद 45 से 187 जाता नहीं तो 187 से 45 को घटा देते हैं, 187 से 47 को घटा देते हैं। 95 से 47 को घटाएंगे तो आएगा 48, और जब 187 से 95 को घटाएंगे तो ये आएगा 92, और जब 187 से 47 घटाते हैं तो ये आता है 140। तो अब दोस्तों करना क्या है, अब इनका मासा निकालते हैं। तो मासा निकालने के लिए 48 के गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं इसका मासा, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, बस यही हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, ये आ जाता है। तो इसका दोस्तों अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और इंटू 3, ये दोस्तों इसका मासा। इस प्रकार से दोस्तों हम 92 का जब निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 23। इसी प्रकार से जब दोस्तों हम 140 का निकालते हैं तो ये हो जाता है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये बराबर हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस प्रकार से अब इसमें दोस्तों जब गुणनखंड विधि से मासा निकाला जाता है, अब दोस्तों इसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो 2 की पावर 2 यहाँ पे है, बाकी 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें
48 वाले में 3 आता है, 48 वाले में 2 गुणे 2 गुणे ये है और इसमें 3 आता है, लेकिन 92 वाले में भी 3 आता है, लेकिन 140 वाले में 3 नहीं आता, इसलिए 3 नहीं होगा। तो इसका मासा हो जाएगा सब में 2 की पावर 2, सब में ये देखिए 2 की पावर 2, यहाँ 4 है तो 2 की पावर 2 ले लेंगे, यहाँ पे भी 4 है तो 2 की पावर 2 ले लेंगे, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है, तो इसका मासा हो जाता है 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 को जब हम करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा और ये हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अब दोस्तों पाई चार्ट पे सवाल हैं, आइए करते हैं। पहले पाई चार्ट को देखते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक को प्रकाशित करने में हुए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। एक पुस्तक के प्रकाशन में हुआ विभिन्न व्यय प्रतिशत में है। तो ये देखिए दोस्तों दिया हुआ है पूरा चार्ट। अब जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी हम देखते रहेंगे। आइए सवाल देखते हैं। अब जिल्दसाजी यानी बाइंडिंग पर किए गए व्यय के अनुरूपी क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है? तो आइए दोस्तों इसको करते हैं। जिल्दसाजी पर दोस्तों 20% व्यय किया गया है जिल्दसाजी पर, तो 20% है और ये होता है हमेशा 100% पर, और पाई चार्ट का मान होता है 360। अब इसको दोस्तों गुणा कर लेंगे, ये आपका 72 डिग्री आ जाएगा। सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पुस्तक पर रॉयल्टी कागज़ की लागत से कितने प्रतिशत कम है? तो इसमें कितने प्रतिशत कम है? किस पे? पुस्तक पर रॉयल्टी कागज़ की लागत से कितने प्रतिशत कम है? आइए दोस्तों फिर पाई चार्ट देखते हैं। रॉयल्टी है 15 और पेपर पर है 25। तो आइए इसको हल करते हैं। अब वह तो 100% है ही है। पुस्तक पर रॉयल्टी कागज़ तो 100 का 15% यानी 15। 100 का जब दोस्तों 15% हम अगर निकालेंगे तो ये 15 ही तो आएगा। अच्छा अब कागज़ पर निकाल लेते हैं। कागज़ पर क्या था? 25 था, तो 100 का 25% जब हम निकालेंगे तो ये 25 पर आ जाएगा। तो 25 अब करना क्या, आप इस 25 से 15 को घटा देते हैं और परसेंटेज में हमेशा जिस कीमत पर निकालना होता है वो नीचे रखते हैं। तो 25 पर निकालना है तो 25 हो गया, और परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। तो इसको निकाल लेंगे और ये हल हो जाएगा। आएंगे तो ये 10 आएगा और नीचे 25 है ही है और इंटू 100 है, तो 25 चौके 100 हो जाते हैं और इसकी 4 से गुणा करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, यानी 40% कम है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशन का मुद्रण लागत के रुपये 30,600 का भुगतान करना पड़ता है, तो इन पुस्तकों के लिए भुगतान की जाने वाली लागत क्या होगी? पुस्तकों पर पूछ रहा है। लागत में हमारा 20% है, x मानकर यहाँ पर हम करते हैं। तो फिर x का 20, क्योंकि 20 है लागत वहाँ मूल्य, तो 20 का ये और ये बराबर के है 30,600। तो x प्लस 20/100 पे हमेशा निकाला जाता है और ये हमारा मान है 30,600। तो इसको दोस्तों हल कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आइए हल करते हैं। तो ये x बराबर हो जाएगा
30,600 इंटू 100 और अपॉन में 20 हो जाएगा। और कागज़ का लागत मूल्य कितना है? कागज़ का लागत मूल्य अभी हमने निकाला था पिछले सवाल में 25%, तो अब हो जाएगा 30,600 इंटू 100 और अपॉन में 20 और इसी की गुणा कर देंगे कागज़ के लागत मूल्य से, यानी 25% था, उसको परसेंट में हमें सब निकालने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो ये हो जाएगा 38,250, यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिया हुआ, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 25 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या थी? आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको बताना है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। मान लेते हैं कि वह t समय के लिए चलता है, क्योंकि समय दिया नहीं इसलिए हम लोग t मान लेते हैं। तो 15 किलोमीटर की गति से चलता है तो 15 घंटे चलता है, और 10 घंटे के लिए चलता है तो वह दूरी 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी यहाँ पर 5t बराबर हो जाएगा 25 के, तो इसलिए t बराबर हो जाएगा 25/5, यानी 5 घंटे आ जाएगा। यहाँ पर t का मान 5 घंटे आ जाएगा। तो वास्तविक दूरी के लिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, 10 किलोमीटर ज़्यादा चलता है तो 10 को 5 से, मतलब 10 किलोमीटर चलता है और समय लगा 5, यानी वास्तविक हमारी दूरी 50 किलोमीटर की थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला दोस्तों न्यूमेरिकल सवाल है, आप इसको अपने आप हल करेंगे, हम सीधे इसका आपको आंसर बताए दे रहे हैं। तो दोस्तों इसका सीधे आंसर है ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए सही है। न्यूमेरिक सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल है, रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3,000 की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात 35:50 हो जाता है। सुमित का नया वेतन बताएं, क्या होगा? तो माना रवि का वेतन 2K है तो सुमित का वेतन 3K हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2K प्लस 3,000 और बटे में 3K प्लस 3,000, ये बराबर के हो जाएगा, अनुपात दिया हुआ है नया हमारा अनुपात 35/50। और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2K प्लस 3,000 बटे 3K प्लस 3,000 और ये बराबर की हो जाएगा 7/10। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20K प्लस 3,000 बराबर 21K प्लस 21,000। तो यहाँ से K बराबर हो जाएगा 9,000 के। तो सुमित का नया वेतन हो जाएगा 3K है, 3K प्लस 3,000, तो 3 और K का मान आया है 9,000 प्लस 3,000, 9 तियां 27,000 प्लस 1,000, सब ये हो जाएगा आपका 30,000। ऑप्शन सी 30,000। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने पुराने टाइपराइटर को 4500 रुपये में बेचने पर 3
से 10% की हानि होती है, 20% लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचा जाए। तो दोस्तों विक्रय के लिए फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट में इनटू पहला विक्रय मूल्य यानी फर्स्ट विक्रय मूल्य। तो इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट है 20 का लेना है, 100 माइनस 20 इंटू पहला विक्रय मूल्य हमारा 4500 रुपये है। तो ये हो जाएगा 120 अपान 80 इंटू 4500 रुपये। और दोस्तों इसको जब हल करेंगे तो ये 6000 रुपये आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ये हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 60 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दूध और पानी में दोस्तों अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो पानी की मात्रा इसमें हो जाएगी, दूध का अनुपात 3 है और पानी का अनुपात निकालने के लिए इन दोनों को यहाँ पर प्लस कर देते हैं। क्योंकि 60 लीटर मिश्रण है इसलिए 60 से गुणा कर देते हैं। तो इसको हल करेंगे जब तो ये हो जाएगा 5 यानी 3/5 इंटू 60, लाइन खींच देते हैं। 12 पंचे 60 होता है और 12 तियाँ 36 होता है। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20, 40 और 80 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए को बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन सहायता प्रदान की जाती है तो ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है। ए का 3 दिनों का कार्य दोस्तों इसमें हम निकालेंगे क्योंकि हर तीसरे दिन उसको सहायता मिलती है। तो ए का 3 दिनों में कार्य कितना होगा। ए का 3 दिनों में कार्य हो जाएगा 3/20 और बी 1 दिन में कार्य कितना कर सकता है, ये हो गया ए का। अब अगर बात करें दोस्तों हम बी की, दोस्तों अगर हम बात करें बी की तो बी 1 दिन चूँकि हर तीसरे दिन सहायता करता है तो 1 दिन में वो कितनी सहायता करेगा यानी 1/40 दिन में करता है तो 40 हो जाएगा 1/। और इसी तरह से अगर सी की हम बात करें तो ये 1 दिन का कार्य सी का हो जाएगा 1/80। इन सबको जोड़ देंगे यानी बी के 3 दिन के कार्य को जोड़ेंगे और ए और सी के 1 दिन के कार्य को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/20 प्लस 1/40 प्लस 1/80। ये दोस्तों 3 दिनों का कार्य हो जाएगा क्योंकि ए 3 दिन करता है, तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है, वो इतना कार्य करते हैं तो ये 3 दिनों का कार्य हो जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। ये जब एलसीएम लेकर हम हल करेंगे आप करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 1 और अपॉन में एलसीएम का 80 होगा इसलिए अपॉन में 80 हो जाएगा। 12 तो 14 और 1 15 हो जाएगा तो ये 15/80 हो जाएगा। ये दोस्तों 3 दिन का कार्य हमारा आ जाता है। अब पूरा कार्य के लिए अब हम निकालते हैं तो दोस्तों इसको पलट जाएगा, ये 80 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 15 और इसकी गुणा 3 से हो जाएगी। इसको जब हल करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ये 16 हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, रमन ने 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया। उन्होंने पहले 2 वर्ष के लिए 6% की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 9% और बाकी की अवधि के लिए 14% पर कुछ रकम उधार लिया था। उसने कितना रकम उधार लिया था? तो आइए इसको भी हल करते हैं। माना x रुपए उधार लिए थे, यानी x रुपए जो है वो उधार लिए थे। तो अब इसको समीकरण बना के हल कर लेते हैं। तो पहले वर्ष के लिए हो जाएगा x इंटू 2 वर्ष के लिए है और जो है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा पहले वर्ष के लिए, और अपॉन में 100। ये दोस्तों साधारण ब्याज के लिए फार्मूला होता है। प्लस दूसरे वर्ष के लिए, और दोस्तों हम दूसरे वर्ष के लिए लेंगे क्योंकि पहले वर्ष का वहाँ पे लिख चुके हैं, अब दूसरे वर्ष का प्लस उसमें करना है। तो ये x प्लस 3 इंटू 9 अपॉन 100। x हमने माना है उधार ली गई रकम, 3% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 वर्षों के लिए, और 9 हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और तीसरे वर्ष के लिए हो जाएगा x प्लस 4 वर्ष के लिए है, और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 है बटे 100। अब दोस्तों इन तीनों को लाइए वो भी यहीं पे लिख देते हैं। x पहले वर्ष के लिए था x प्लस 2 प्लस 6 और बटे में 100। यहाँ पे दोस्तों बीच में प्लस का निशान लगा है, लगा लीजिएगा। और ये बराबर के है, सब ये मिला के वो कितना पे करता है? 13,300 वो अदा कर 13,300 रुपये वो अदा करता है। तो अब इसको हल कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। में आ जाएगा 12x अपॉन 100 प्लस दूसरे वाले में आ जाएगा 27x अपॉन में 100, और तीसरे वाले में हो जाएगा 56x अपॉन 100, और ये बराबर के हो जाएगा 13,300। इनको दोस्तों जब सब हल करेंगे तो ये आपका 95x बराबर 13,300 इंटू ये जो नीचे वाला है ये 100 इसमें हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 13,300 इंटू 100 अपॉन में 95 हो जाएगा। इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो ये आपका 14,000 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा, और ये हमारे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की अर्जित राशि क्या होगी? 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 चूँकि कमाते हैं, इसलिए एक श्रमिक एक दिन में कमाएगा 1800 बटे में 15 चूँकि श्रमिक थे और 10 दिन लगाते थे, तो 5 श्रमिक 8 दिन में कितना करेंगे? 1800 और अपन में है 15 इंटू 10, और 5 श्रमिक करेंगे तो 5 यहाँ इससे गुणा हो जाएगा। 5 श्रमिक 8 दिन में, तो इसको गुणा कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 इकन्ना 5, 5 तिया 15, 3 छः 18 यहाँ पे आ जाएगा, ये एक 0 आ जाएगा। और इसकी जब गुणा करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 480 आ जाएगा। यही हमारा दोस्तों आंसर होगा, और ये हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 6% प्रति वर्ष की दर से 40,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4,944 है। वह अवधि कितनी है जिसके लिए राशि निवेश की गई? तो 40,000 हमारा मूलधन है, प्लस
इसमें ब्याज हमारा है 4,944 रुपये। इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4,044, तो ये दोस्तों हो जाएगा 44,944। अब दोस्तों इसको फार्मूले में जो हमारा होता है ए बराबर प्रिंसिपल और ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। इसमें दोस्तों रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा अमाउंट हमको पता चल चुका है, ये अमाउंट हमारा है 44,944। प्रिंसिपल हमारा है 40,000 रुपये। हमारा अमाउंट हमारा है 44,944 और राशि है हमारे मूलधन हमारा था 40,000 और फार्मूले में आगे मान रख लेते हैं 1 प्लस आर हमारा है 6 और अपॉन में 100 और पावर n दोनों निकालना है, इसलिए यहाँ पे n हो जाएगा 44,944 बटे 40,000। हल करेंगे तो ये 106 अपॉन 100 की पावर n हो जाएगा। इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 4 से दोस्तों इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा इतना 11,236 बटे 10,000 हो जाएगा। और ब्रैकेट में ये वाला है ही है, ये है ही है यहाँ पे ब्रैकेट में। अब दोस्तों इसको आगे हल करते हैं। ये 11,236 जो हमारा आया है ये 106 का स्क्वायर होता है और 10,000 वो 100 का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पर अगर हम करें तो ये इसका हो जाएगा और 106 और अपॉन में 100 ये तो आगे लिखा ही हुआ है, इसकी पावर n है तो n हमारा यहाँ से 2 वर्ष आ जाता है, यानी 2 वर्ष की अवधि लगेगी, यही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर अब चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 है। 1 से 80 तक की संख्याओं में जब दोस्तों हम निकालेंगे तो 1 आएगा, जब 1 वाली अगर हम संख्या निकालें तो 1 आएगा, 11 आएगा, 21 आएगा, इसी तरीके से जो करते जाएंगे 71 तक हम निकालेंगे तो 71 तक आ जाएगा। निकालेंगे तो ये 8 संख्याएं ऐसी होंगी जिनकी इकाई का अंक 1 होता है। इसी प्रकार से दोस्तों जब हम 9 की इकाई अंक वाले निकालेंगे ये भी दोस्तों 8 हो जाएंगी। तो ये कुल संख्याएं दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये कुल संख्याएं 16 हो जाती हैं। कुल संख्याएं हमारी 16 हैं और टोटल संख्याएं 80 हैं। इसको दोस्तों परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, आ जाता है। तो 8 से 0 कैंसिल हो गया और 8 दूनी 16, ये हमारा 20% आ जाता है। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा जो हमारे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मामला ए की दुकान लाभ लागत का 340% है और मामला बी जो है यदि लागत 32% बढ़ जाती है, यानी मामले ए में 340 है और मामला बी आता है तो 32% बढ़ जाती है, लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो मामला बी में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ होता है। अब दोस्तों यहाँ पर लाभ बताना है तो यहाँ लिख लेते हैं ए और यहाँ बी। लागत मूल्य परसेंट हमेशा 100 में होता है। मामला ए का लागत मूल्य अगर 100 है तो मामला बी तक आते आते ये 132 हो जाता है, क्योंकि 32% बढ़ रहा है। और लाभ की अगर हम बात करें, यहाँ पर लाभ दोस्तों 340 है और यहाँ पर दोस्तों निकालना है हमें कितना, 100 से 132 हो रहा है, यानी यहाँ पर 32% बढ़ रहा है। लेकिन विक्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो विक्रय मूल्य दोनों जगह 440 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 100 है और 340
40 का लाग 100% अगर मान के निकालते हैं तो ये 100 इसमें बढ़ जाएगा, यानी 440 हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आइए अब इसको दोस्तों हल कर लेते हैं। तो बी का लाभ प्रतिशत हो जाएगा 440 माइनस 132 और अपान में 440 हो जाएगा, और इसकी गुणा 100 से हो जाएगी। तो इसको जब दोस्तों हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 308 अपॉन 440 इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जी दोस्तों 0 से 0 कैंसिल एक हो जाएगा, और इसकी दोस्तों जब हम गुणा भाग सब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 70% आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा, हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। x + 4, x + 5, x + 7, x + 9। अब अवलोकनों का माध्य, यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। अब नहीं है, अवलोकन का माध्य 9 है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से नहीं आ पाया है। माध्य 9 है, तो अंतिम 3 अवलोकनों का माध्य क्या होगा? माध्य दोस्तों 9 लिख लीजिएगा, माध्य 9 है। अंतिम 3 अवलोकनों का माध्य क्या होगा? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। इनको दोस्तों सबको लिख लेते हैं। लेंगे x + 4, फिर प्लस x + 5, इनको सबको जब जोड़ेंगे उसके बाद x + 7 और x + 9, यहाँ पर भी प्लस है, और 5 संख्याएं बटे में 5 करेंगे, और ये बराबर इनका माध्य होता है 9। बराबर माध्य इनका होता है 9। 5x + 25 बराबर ये 45 हो जाता है। ये जो नीचे वाला 5 था, ये वाले 5 की इस 9 से गुणा होगी, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। तो ये 5x बराबर के हो जाएगा 45 - 25, यानी अगर x की बात करें तो x बराबर हो जाएगा 20/5, ये हमारा 4 आ जाएगा। यही दोस्तों के बारे में पूछ रहा है। तो x का मान हमने 4 निकाल लिया, तो x प्लस अंतिम 3 जो दिए हैं, x + 5, x + 7 और x + 9 है, और 3 चूँकि हैं ये, तो बटे में 3 हो जाएंगी। तो ये जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 21 अपॉन 3। अब दोस्तों यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं। तो 3 और x का मान आया था 4 + 21 तो है ही है, बटे 3। तो ये दोस्तों जो हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 3 = 12 + 21 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 33/3, तो ये कट जाएगा और ये 11 आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।